अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, मुल्क में 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं और अभी से ही सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों में से एक नून लीग अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है और 30 दिन बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी मुतवक्के है, जबकि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही है और PTI इंतखाबात से पहले किसी भी तरह इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए कोशा है। मगर इस पूरे सियासी मंजरनामे में अचानक नून लीग के अंदर तेजी से सियासी हलचल देखी जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत जाने के बाद लंदन चले गए थे और मुल्की मसाइल के बावजूद वो कई हफ्तों तक वहाँ रिहाइश पजीर रहे, जिसकी वजह से उन पर तनकीद होती रही और फिर वो 2 दिन पहले पाकिस्तान वापस आए। लेकिन कल वो अचानक नवाज शरीफ की हिदायत पर दोबारा लंदन चले गए और इसी दौरान मरियम नवाज भी लंदन पहुंच गई, जिसके बाद ये कयास आराइयां होती रहीं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से कोई पैगाम लेकर लंदन गए हैं या नवाज शरीफ उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं। और इन कयास आराइयों के दौरान लंदन में नवाज शरीफ की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ और तलाल चौधरी भी मौजूद थे। और इस इजलास के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे और आज की मुलाकात का मकसद नवाज शरीफ की वतन वापसी के इंतजामी और कानूनी मामलात का जायजा लेना था। तो क्या वाकई ये हंगामी मुलाकात सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी के खदोखाल तय करने से मुतालिक थी या बात कुछ और है? क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से नून लीग एक बार फिर मुसलसल साबिका इस्टेब्लिशमेंट, साबिका चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम लेकर एहतसाब की बात कर रही है, उन्हें कौमी मुजरिम करार दे रही है, जबकि मुल्क में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सियासी रहनुमा नून लीग को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो ऐसा ना करे वरना इसके नताइज हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन फैसल बावडा, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कल ये बयान दिया कि शहबाज शरीफ जब लंदन जा रहे थे तो उनका ब्लड प्रेशर लो था और उन्हें यह समझा दिया गया कि बयानात की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन एहतसाब की बात की गई तो पहले जहाज पर बांध कर वापस भेजा गया था, मगर इस बार बांध कर यहीं रखेंगे। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ को नाम लेकर हमले नहीं करने चाहिए, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। देखिए, एक तो हम लोग एज अ पार्टी हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ हैं ज़ाती हमलों। हम नहीं समझते कि एक इंफरादी हमले किसी के ऊपर होने चाहिए, नाम लेके लोगों को आप ये काम करें। अगर आपने कुछ करना है, कानून के मुताबिक करना है, तो आप जब पाकिस्तान में आएँ, आपकी जो भी पोजीशन होती है आप उसमें काम करें अपने। तो ये पहले से कह देना नाम लेके जी ये आदमी को ये नहीं है। ख़ास तौर पे जो नाम लिया उन्होंने, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो क्या वाकई शहबाज शरीफ को यह बताया गया है कि वो नवाज शरीफ को समझाएं कि वो साबिका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतसाब की बातें ना करें वरना इसके नताइज होंगे, या मामला कुछ और है? इस वक्त नून लीग की चोटी की क़यादत लंदन में आखिर किस हंगामी मुशावरत में मसरूफ़ है? इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, ये चल क्या रहा है इस वक्त? 21 अक्टूबर की तारीख डिसाइड होती है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन जाते हैं, फिर लंदन से पाकिस्तान आते हैं, फिर लंदन चले जाते हैं। क्या हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है और क्या शहबाज शरीफ कोई मैसेज लेकर गए हैं या मैसेज वहां से लेकर आएंगे? देखिए, इसमें जो मीडिया में कल से जो यानी एक पेशीन गोई कह लें या अपना एनालिसिस जो है वो अपने तौर पे हर आदमी जो है वो अपना एक नुक्ता नज़र बयान कर रहा है कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है। इनमें से तो कोई बात भी दुरुस्त नहीं है और इस बयानिए से मुतल्लक या 21 अक्टूबर को उनकी वापसी से मुतल्लक कोई मामला जो है वो इस तरह से, जिस तरह से जो है वो यानी जो कहा जा रहा है या जिस तरह से जो है वो एक यानी तजस्सुस पैदा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो बयानिया ये को आज की बात तो नहीं है, ये तो 2018 में भी उनकी यही बात थी, 2017 में यही बात थी और उसके बाद। लेकिन राना साहब, वो एक कंफ्यूजन सी नज़र आ रही है ना, आप मीडिया की बात करें, सब कुछ नज़र आ रहा है, एक दिन पाकिस्तान आते हैं, फिर अगले दिन मुशावरत की बात कर दी जाती है, मशवरे के लिए वो गए हैं, तो कंफ्यूजन तो है कहीं ना कहीं।
नहीं, लेकिन वो मशवरा जो है वो इस बयानिए से मुतल्लक या 21 तारीख के प्रोग्राम से मुतल्लक नहीं है, लेकिन इसके अलावा और 20 बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो मशवरे की ज़रूरत रहती है, और ज़रूरत शायद अगले दिनों में दोबारा भी हो। तो इसमें कोई जाना आना जो है वो कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि जाने से जो है वो कोई लाजमी है, क्योंकि राना साहब माजी में हमने देखा है कि कंफ्यूजन रही है, तारीखें बदलती रही हैं, तो इस दफ़ा 21 अक्टूबर की तारीख नहीं बदलेगी? जी नहीं, बिल्कुल 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। उसके ऊपर पूरी जो है वो तैयारी है, लीगल टीम अपनी जो है वो तैयारी कर रही है, बाकी पार्टी ने अपना रिसेप्शन जो है वो उसका प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो तुकबंदी जो है ये कल से शुरू हुई है ना कि जी वो बयानिए की वजह से ये बात हो गई है या कोई इस तारीख में रद्द-बदल हो रहा है, ये दोनों चीज़ें बनी हो। लेकिन आपने इंट्रो में राना सनाउल्लाह साहब सुना होगा फैसल वावडा का बयान भी, जहांगीर तरीन ने जो कहा है, फैसल वावडा का बयान यकीनन आपने सुना होगा। एहतसाब की बात पर क्या कोई वाज़ेह पैगाम दिया गया है आपकी लीडरशिप को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है और किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है। अरे यही बात फैसल वाडा साहब की, फैसल वाडा साहब को जितना दुख हमसे पहुंचा है तो मेरा ख्याल है कि वो तो शायद हो सकता है कि अगले दिनों में हमें जो है वो गालियां देनी शुरू कर दें, क्योंकि उनको ज़ाती तौर पे बड़ी तकलीफ पहुंची है। तो इसलिए वो सारा जो है वो जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लो था और एहतसाब की बात की गई, जहाज पर बांध कर वापस भेजा गया था, इस बार बांध कर यहीं रखेंगे, ये फैसल वावडा ने इंटरव्यू में कहा है। ये बढ़िया बात की है उसने। उसे अगर PMLN की हुकूमत से उसे कोई तकलीफ पहुंची है और मियां शहबाज शरीफ साहब से कोई उन्हें ज़ाती तौर पे कोई नुकसान हुआ है, तो उसका उनको इस तरह के जो है वो घटिया जुमले बोल के उसका बदला नहीं लेना चाहिए, और ना कोई इस किस्म की बात है। ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो आपके इत्तेहादी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नाम लेकर हमले ना किए जाए नवाज शरीफ की जानिब से, ये अच्छी बात नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच है, वो अगर वो समझते हैं कि इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तो कोई आज पहली मरतबा को ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जी कल ये बात की है नाम लेके, तो ये उन्होंने जो है वो शायद कोई किसी फौरी वजह की बुनियाद पे की। उनकी ये सोच जो है, ये जो जलसा था गुजरांवाला का, जो बात काफ़ी जो है वो पॉपुलर हुई है, तो ये मेरा ख्याल 2020 या 21 की बात है। तो इसलिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये पहली दफ़ा बात की है। मियां नवाज शरीफ साहब की ये शुरू दिन से ये सोच है कि अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, गैर आइनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान के जो ये मसाइल अब होते होते जो है वो बात यहाँ तक आन पहुँची है, तो इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम और ये गैर आइनी मुदाखलतें हैं जो इस मुल्क में बार बार होती रही हैं। तो ये वो असली तौर पे और जो है वो शौरी तौर पे जो है वो इस चीज़ को हमेशा ये कहते रहे हैं, हमेशा से कहते आ रहे हैं। ये कोई 18 सितंबर को उन्होंने कोई अनोखी या कोई अलग से कोई बात नहीं कर दी। सही। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, आपको लगता है कि अभी भी क्या आपको लगता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए? देखिए, उनका एहतसाब जो है वो क्यों नहीं होना चाहिए? मामला ये है कि एहतसाब से मुराद को ये तो हम नहीं कह रहे कि कोई अदालत बनाएं और उसमें मुनसब बन के हम बैठ जाएं और फिर हम फैसला करें। जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उसके तहत जो है वो इंसाफ के कटहरे में उन लोगों को लाया जाना चाहिए जिन्होंने मुल्क का जो है वो नुकसान किया है, जिन्होंने बार बार जो है वो। और दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब तो खुद अपने बयानात में ये बातें कहते रहे हैं कि हम हुकूमतों को गिराने, सियासी इंजीनियरिंग करने में हम मुलव्वस रहे हैं।
तो इन चीज़ों का हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वजह है इसकी? इसका हिसाब होना चाहिए। क्या हिसाब सिर्फ सियासतदानों का ही होना है? सही। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा, अभी भी आप यही कह रहे हैं, कौमी मुजरिम आपने करार दिया, और साथ ही आपने ये भी कहा कि एक्सटेंशन जो दी गई थी वो फितने से मुकाबले के लिए दी गई थी। तो आप एहतसाब की भी बात करते हैं और फिर आपने एक्सटेंशन भी दी, तो अगर एहतसाब होता है तो फिर तो एहतसाब के दायरे में आप भी आ जाएंगे। नहीं, देखें, जो एक्सटेंशन मैंने बड़ी जो है वो वजाहत के साथ बात की थी। देखें, हमने एक्सटेंशन में वोट नहीं दिया। ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हमने एक्सटेंशन में वोट दिया। एक्सटेंशन जो है वो हुई है अगस्त में, 22 अगस्त को, जब ये वज़ीर-ए-आज़म ने जाना था अमेरिका, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो एक्सटेंशन दी थी इनको। लेकिन जो नोटिफिकेशन किया वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब ये मामला नवंबर में पहुंचा, जब एक्सटेंशन दी गई, गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी, जब वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया, उसके ऊपर किसी सियासी जमात ने इतराज़ नहीं किया। लेकिन जब कानून साजी हुई थी उस वक्त तो आपने हिमायत की थी इसकी। तो भाई, कानून साजी जो है वो कानून साजी को एक्सटेंशन देने की तो नहीं हुई थी। कानून साजी ये हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार में हासिल हुआ, जो कि पहले भी हासिल था। वो तो जब नवंबर में बात आई, यानी एक्सटेंशन होती है अगस्त में, नवंबर में जाके पता चलता है कि जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये समरी भेजनी थी सदर को, तो उन्होंने तो वो समरी जो है वो भेजी नहीं, और खुद ही उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया है, और ये गलत है, गैर कानूनी है। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भेजी सदर को। लेकिन राना साहब मसला तो फिर जनरल बाजवा का था ना, जिनको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं। आप उनकी बात सुन लें कि फिर उन्होंने सदर को समरी भेज दी और सदर ने जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ये दोनों वज़ीर-ए-आज़म और प्रेसिडेंट जो है, इनका हाल देखे कि वो जो है वो उसकी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली। फिर वो कैबिनेट की अप्रूवल के लिए गई। उस मीन टाइम जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके मतलब कानून नहीं है, तो फिर कानून बनाया गया। सही। चलें राना साहब, एक्सटेंशन के हवाले से एक दफा आप ही का बयान सुन भी लेते हैं, आप भी सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। हमने वज़ीर जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखिए, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया, तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए, तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था, उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसलिए इस सूरत हाल में बाज़ चीज़ें जो हैं वो नज़र और तरह से आ रही होती हैं, लेकिन उनके इम्प्लाइड जो असरात होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। राना साहब, आप तो कह रहे हैं कि तौसी देना हिकमत अमली का हिस्सा था। देखिए, मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो जो वोट है वो तौसी का वोट नहीं था। वो तौसी का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देने का वोट था। प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिया गया कि वो तौसी दे सकते हैं। हमने उस लेजिस्लेशन को, जिस लेजिस्लेशन को गवर्नमेंट करने जा रही थी, हमने उसको रोका नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी है या एक्सटेंशन पे साइन किए हैं, ये बात गलत है। ये बात फैक्चुअली गलत है। वो लॉ बना है, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, वज़ीर-ए-आज़म एक्सटेंशन दे ना दे उसकी स्वाबदीद है। सही। तो उस वक्त का तकाजा ये था जो आपने इंटरव्यू में कहा है, इस वक्त का तकाजा क्या है फिर? आपकी सोच, मुस्लिम लीग नून की सोच? जिन किरदारों ने, उसमें सिर्फ बाजवा साहब या फैज़ हमीद साहब ही नहीं है, उसमें और लोग भी हैं। उसमें जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट में भी है, वो बाबा रहमते और बाबा लानते भी है, उसका शायद इनसे भी ज़्यादा रोल है। तो मामला यह कि जिन किरदारों ने मुल्क को इस मुसीबत, इस मुश्किल या इस बहरान में धकेला है, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। ठीक। अच्छा, फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को
समाज की जो है इस बैकग्राउंड में मियां नवाज शरीफ ने की। ठीक है राना साहब, फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून इस केस से क्या एक्सपेक्ट करी है, क्योंकि जनरल फैज़ के एहतसाब की भी आप बात करते हैं, बयानात देते हैं, उनका नाम भी है इसमें। फैज़ाबाद धरना केस, देखिए फैज़ाबाद धरना जो है उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है ये कहा गया है कि वो लोग जिनका ये काम नहीं है, जिनको मुल्क का आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इस किस्म के जो है वो मामला करें कि लॉन्ग मार्चेस करवाएं, फिर उसके बाद जो है वो उनके साथ मुआहदे करवाएं, फिर किसी को गिराएं, किसी को बनाएं, तो उनका ये उस फैसले में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखिए जब ये केस वहाँ पे समाअत के लिए आता है तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो भी मुतल्लिका लोग हैं, तो उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का, वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें समाअत के लिए 28 सितंबर को मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में फैज़ाबाद धरने से मुतालिक अज खुद नोटिस लिया था और उस वक्त जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में तफसीली फैसला सुनाया था। बाद में इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद और एजाजुल हक की जानिब से नजरसानी के लिए दरखास्त दायर की गई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा थे। उनके बाद जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने, मगर ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 20 सितंबर को उनकी सरबराही में इंसाफ की फराहमी और बेंचेस की तश्कील के मौजू पर अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तजावीज़ दी। इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से फैज़ाबाद धरने के फैसले पर दिलचस्प मुकालमा भी हुआ, जिसकी तफसील उन्होंने खुद बताई। वो एक बात मैंने आखिर में की है उठते हुए कि जब फैज़ाबाद धरने की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो काजी साहब ने कहा कि वो अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर आप मेरे खिलाफ धरना दोगे। मैं दूंगा अमल दरामद के हवाले से 20 सितंबर यानी परसों ये मुकालमा हुआ और कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अहम बात यह है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद ही तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 15 अप्रैल 2021 की समाअत में अदालत के सामने पेश होकर कहा था कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर क़यामत बर्पा की गई। मुझे ओहदे से हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया। यही वो फैसला था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा था कि आइन मुसल्लह अफवाज के अफराद को किसी तरह की भी सियासी सरगर्मी जिसमें सियासी जमात, गिरोह या फ़र्द की हिमायत हो, उससे मना करता है। हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के ज़रिए हिदायत की गई कि वो हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें, लेकिन इस फैसले के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये तासुर ज़रूर पैदा हो गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हो गई थी और इसी के नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया था। अब अचानक 4 साल बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ और सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हसनात मलिक साहब, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। आबिद साकी का बयान भी हमने देखा, आपको क्या लगता है बार के अचानक कहने पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल? देखिए जी, ये वो फैसला है जिसकी वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ। यही बार में जो है वो वार का मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा का था। और हमने देखा कि मई 2019 से लेके यानी जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने, किसी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर उनके सामने नहीं लगाया। तो ये इसकी सिंबॉलिक हर लिहाज से इम्पोर्टेंस है।
उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो लॉ अफसर काम जो इस केस को कर रहे थे, उन्होंने जो सजेशन दी थी, उन्होंने मना किया था कि रिव्यू फाइल ना किए जाए। ये इसमें जो है जनरल ऑब्जर्वेशन है, किसी के खिलाफ लायबिलिटी का तयन नहीं की गई और बेहतर है कि इसके खिलाफ रिव्यू फाइल ना किया जाए। लेकिन उस वक्त गुस्सा था, रिव्यू फाइल करवाए गए, बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और फिर जो है वो हमने देखा कि जो कुछ हुआ तो अब यह है कि रिव्यू फाइल देखना होगा कि क्या जिनकी तरफ से रिव्यू फाइल हुई है अब उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो रिव्यू वापस लेते हैं या वो कहेंगे कि रिव्यू हमने कंटेस्ट करना है। अब ये भी है कि अटॉर्नी जनरल ये भी कह सकते हैं कि रिव्यू का स्कोप जो है उसके हवाले से कानून तो कलअदम हो गया, लेकिन उस पर रिव्यू फाइल है, उस रिव्यू का फैसले तक वेट किया जाए। और फिर ये भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट का मैटर भी पेंडिंग है तो वेट किया जाए। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिव्यू के फैसले से ज़्यादा ये है कि अगर जस्टिस कादी फैसला अमल दरामद का मामला उठा लेते हैं और पूछते हैं कि जी ये जो 4 साल 4.5 साल में ये फैसला है, इस पर अमल दरामद क्या हुआ, वहाँ जो है वो दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो फ्यूचर के लिए भी हैं। अगर जवाब मांग लिया जाए और कि जी क्या जो है वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में रोल है या नहीं, या ख़त्म हो गया है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, मीडिया पे पाबंदियां हैं, दबाव है या नहीं है, तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर उस पर जवाब ले लिए सिर्फ डायरेक्शन हो जाती है तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और जो जवाब आएंगे फिर उस पर बड़ी बहस मुबाहिसे भी होंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है इस मामले को जस्टिस कादी फैसला लेके चलते हैं। लेकिन ये कहना कि यकदम उन्होंने लगा दिया केस, नहीं, उन्होंने जो चीज़ें एक प्लान के साथ वो चल रहे हैं और चीज़ें उन्होंने ज़हन में बनाई हुई हैं कि किस तरह जो है वो अपने टेन्योर में वो काम करने हैं और वो उस प्लान से ही चल रहे हैं। आप क्या कहेंगी मरियम, आप एक अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपका क्या अंदाज़ा है? मेरा अंदाज़ा ये है कि जस्टिस कादी फ़रीद ईसा ने जब वो जज थे और उन्होंने मुसलसल ये एक फ़ैसला दिया, उसके फ़ौरन बाद उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया गया, फिर उस रेफरेंस को उन्होंने कंटेस्ट किया 2 साल तक और फिर वो खारिज हुआ। उसके बाद भी उनको कोई आइनी और बड़े मुकदमात में शामिल नहीं किया गया। तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस कादी फ़रीद ईसा का चीफ़ जस्टिस बनने के फ़ौरन बाद दूसरे हफ्ते में ही इस अहम केस को मुकर्रर करने का मकसद जो है वो एक ये भी हो सकता है कि वो कुछ मुक़्तदर हल्कों को एक जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एक ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इन केस ये रिव्यू रिव्यू जो है वो खारिज किया जाता है और जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जो है वो अपहेल्ड किया जाता है, तो उसके बाद यही पैगाम जाता है कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं या मुल्क में जो काम करने वाले अहम इदारे हैं वो अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें। ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर जो है वो जारी किया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा इस मौके के ऊपर इस रिव्यू को अगर विड्रॉ नहीं करती, वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कंटेस्ट करता है और वो अपने इस रिव्यू की दरख्वास्तों को वो मंजूर करते हैं, तो उसके बाद जो उनका ओरिजिनल स्टांस है जो कि हमेशा से जस्टिस कादी फ़रीद ईसा का ये रहा कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहें, तो ये भी एक उनकी तरफ से जो आइंदा उन्होंने 1 साल तक इस ओहदे पे जो है वो रहना है और उन्होंने बहुत अहम मामलात होने, इस दौरान इलेक्शन होने, तो वो उनकी एक पॉलिसी जो है वो सेटल इस एक फ़ैसले से हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये केस मुकर्रर होता है, इसमें जो जितने भी रिव्यू के लिए दरख्वास्तें आई हैं वो उनको विड्रॉ करते हैं जो दरख्वास्त गुजार है या फिर उसको कंटेस्ट करते हैं। तो कंटेस्ट करने की सूरत में जो अदालत की जानिब से फ़ैसला लिया जाएगा वो बहुत अहम होगा। वो अगले एक साल 1 माह जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा का टाइम पीरियड है इस ओहदे के ऊपर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर, उसमें उनका जो लाएअमल होगा उसको काफ़ी हद तक वाज़े कर देगा। अभी तक जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा ने अपने 1 हफ़्ते के अंदर जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स जो है वो इस तरह के थे कि जो पिछले एक अरसे से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे आएंगे तो वो इस तरह के इक़दाम। हसनात साहब, आपका क्या तज़किया है, नज़र सानी तक क्या ये केस महदूद रहेगा या बात अमल दरामद तक भी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि अमल दरामद तो की तरफ जाएगा मामला, ये सिर्फ नज़रसानी तक इसकी सिर्फ इसको डिसाइड करना था तो फिर तो
ये बाद में भी हो सकता था। ये मामला कुछ और जाएंगे और ये बिल्कुल इसमें कोई मैसेज जाएगा हर तरफ, लेकिन देखना होगा कि क्या मौजूदा इस वक्त जो इदारे हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो रिव्यू इस हवाले से जो है वो इसको विड्रा कर लेते हैं और वो बाकी जो डायरेक्शन थी जजमेंट की और वो उनकी तरफ से उनको वेलकम किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएंगी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर जजमेंट पढ़ें तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए थी कि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हों, लेकिन वो माजी में रही हैं, 6 साल में रही हैं उस तरह। तो अब देखना होगा कि जस्टिस कादी फैसा उसमें क्या करते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर अमल दरामद की तरफ आ गया मामला तो ये सियासत हमारी उसका तयन यहाँ होगा, इस फैसले से होगा जो इसमें होगा कि अगर हर इदारे को कहा जाता है कि जी वो अपने हदूद में रहें और किसी एक सियासी जमात की पुष्पनाई ना की जाए और मीडिया पे पाबंदी या दबाव ना रखा जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो इसकी बड़ी इम्प्लिकेशन पाकिस्तान में होंगी। अब देखना होगा कि किस हद तक जो है वो जस्टिस कादी फैसा अपने फैसले पे अमल दरामद करवा सकते हैं, या वो TLP यानी माजी में जो जिस तरीके से वो धरना हुआ था और वो जो किरदार थे उस तक महदूद रहते हैं, या वो अभी आगे फ्यूचर के लिए या जो अभी रिसेंट पास में होता रहा उस तक भी जाते हैं। ये अब देखना होगा, असल सस्पेंस ये है। अच्छा मरियम, हम PTI की भी बात कर लेते हैं। तो क्या हुकूमत से निकलने के बाद PTI जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस से पीछे हट गई थी, हमें याद है, क्या वो इस केस से भी पीछे हटेगी? जी, अगर रीसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो वही हो गया है जो कि इस जजमेंट के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो आइंदा शुरू होने वाला हफ़्ता है उसमें अपनी पिटीशन जो है वो वापस ले लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिन ऑब्जर्वेशंस के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था उन्हीं चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत गई तो उसके बाद उनकी जो जमात की जानिब से और उनके कारकुनान की जानिब से वही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है जो कि फैज़ाबाद धरना केस के ओरिजिनल ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो यही लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन है उनकी हद तक वो तो विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बाकी पिटिशनर्स का ये तयन होना ज़रूरी है कि वो इसी को जो है वो आगे कंटेस्ट करते हैं या फिर इसको विड्रॉ करते हैं। और जाहिर है कि अगर इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू पिटिशंस खारिज कर देता है तो फिर इस केस का जो अमल दरामद का मरहला होगा जिस पे कि आज तक अमल दरामद नहीं हो सका है वो बड़ा अहम होगा, और उससे ही जैसे कि हसनात मलिक साहब कह चुके हैं कि उससे ही आइंदा की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनकी एक सिमत का तयन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ और सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का, साथ रहिए। एक तवील इंतजार और मुशावरत के बाद 5 अक्टूबर से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के लिए आज पाकिस्तान की 18 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 हतमी खिलाड़ियों के साथ 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अहम बात यह है कि सिर्फ एक आध तब्दीली के अलावा बाकी तमाम वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, और इनमें से कुछ की मुसलसल खराब परफॉर्मेंस पर शदीद तनकीद हो रही थी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बाकायदा तस्दीक की कि इंजरी के बायस फास्ट बॉलर नसीम शाह वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया है। बाबर आजम वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। शादाब खान को मुसलसल नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद न सिर्फ टीम का हिस्सा रखा गया है बल्कि उन्हें नायब कप्तान भी बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म ओपनर फ़खर जमान भी टीम का हिस्सा हैं। मोहम्मद नवाज को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है और मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि बाकी खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी और उसामा मीर शामिल हैं। इनके अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ियों में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, स्पिनर इब्रार अहमद और फास्ट बॉलर जमान खान को शामिल किया गया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि टीम में उखाड़ पिछाड़ करना मुनासिब नहीं था। हमारी टीम 2 मैच बुरे खेल गई, वरना ये नंबर 1 टीम थी। जो टीम अनाउंस की है मैंने कोई ऐसी चेंज नहीं की। पाकिस्तान टीम इस कम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता कि उस कम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता तो वो सही नहीं है। 2 मैच बुरे खेल गए पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम था। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान सैयद याहिया हुसैनी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है, शादाब खान फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अवेलेबल ऑप्शंस में क्या ये बेहतरीन टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही?
देखो मैं बहुत पहले ये बात कह दी थी, बल्कि याया के ही प्रोग्राम में कही थी, या जो हमारे शो होते हैं उसमें कही थी कि इस वक्त लड़कों को तब्दील करना ज्यादती की बात होगी। जो लड़के खेलते हुए आ रहे हैं उनमें से अचानक आप चेंज करके वर्ल्ड कप में 3-4 नए लड़के डाल दें, वो सही बात नहीं होती। हाँ, जो इंजर्ड लड़के हैं उनको जरूर चेंज किया जाए, चाहे फखर हो, चाहे आउट ऑफ फॉर्म जो भी है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, मिडिल ऑर्डर हमारी नहीं चली है, इफ्तिखार हमें अच्छा मिल गया, मगर दूसरे सलमान अली आगा ने कुछ नहीं किया। तो इन लड़कों को हम एकदम से निकाल नहीं सकते, इनको चलते रहने दें। पिछले कई दिनों से ये लोग ही खेलते हुए आ रहे हैं, तो अब वर्ल्ड कप आने के वक्त नहीं चेंज करना चाहिए, बिल्कुल सही किया। और अब जो इंजरीज का मसला है वो तो हम एक वक्त पे तो कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बेहतरीन पेस अटैक है, और अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसको हम कहाँ रहे हैं। हाँ, मुझे एतराज है कि मोहम्मद हारिस को नहीं रिजर्व में रखना चाहिए था, वहां पे एक सीनियर खिलाड़ी सरफराज को रखना चाहिए था। उसकी बेसिक वजह है कि सरफराज को आप 3 साल से लेके घूम रहे थे कि जनाब कंकशन रूल है, किसी को लग गई गेंद तो वो एक सीनियर खिलाड़ी चाहिए। अब जब वर्ल्ड कप आ गया तो आपको सीनियर खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा, जो सबसे मतलब है कि मोहम्मद हारिस अच्छे प्लेयर होंगे मगर वो 50 ओवर के गेम के प्लेयर नहीं है, तो उनकी जगह मेरे हिसाब से रिजर्व में सरफराज को होना चाहिए था। इतने दिनों से आप उसी की बात कर रहे थे, उसको लेके चल रहे थे, तो वर्ल्ड कप में आपने उसको नहीं रखा, दैट्स इज अनफेयर। मैं समझता हूँ ये ज्यादती की बात है। इब्रार के लिए भी मैंने कहा था, आपने उनको रिजर्व में रखा, जमान के लिए भी कहा था। ये बात समझ में नहीं आई कि जमान को आपने जाते ही खिला दिया, और वसीम जो उनके साथ ट्रेवल कर रहा था उसको नहीं खिलाया, और अब वसीम को रख लिया, जमान को निकाल दिया। तो मुझे सेलेक्टर्स की जो ना ये बात समझ में नहीं आई। आपको ये बात समझ आई है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की याहिया हुसैनी? मुबाशिर हाशमी साहब, बात दरअसल ये है कि इंजमामुल हक साहब एक और वर्ल्ड कप जो है वो प्लेट में रखकर देने जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की है, 2003 में इंजमामुल हक बहैसियत प्लेयर खेले थे और 20 रन भी नहीं बना सके थे एज ए बैट्समैन। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल नहीं की थी। 2007 में वो टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से हार गया था, 1 हफ्ते में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। 2019 में ये चीफ सेलेक्टर थे और इन्होंने टीम मुंतखब की थी। वो टीम सिलेक्शन जो इनकी हुई थी वो टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची थी। ये बात मेरे समझ से बाहर है कि हर 4 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप के लिए आपको मौका मिला है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज लिया है, तो आपको बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर थे उनको मुंतखब करना चाहिए था। एक बड़ी जंग लड़ने जा रही है टीम पाकिस्तान। ये उज़्र पेश करना कि यही खिलाड़ी हमारे पास मौजूद थे, इनको तब्दील नहीं कर सकते, हथियार आपने पहले से ही रख दिए हैं। आपने पहले से ही बता दिया है कि अगर नतीजा हमारे हक में नहीं आया तो मैं ये उज़्र पेश कर दूंगा कि भाई मैं तो अभी आया था। आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको शेरों की तरह लड़ना चाहिए था। आपकी टीम उसी वक्त शेरों की तरह लड़ेगी जब आप बड़े फैसले करेंगे, लेकिन आप ही बड़े फैसले करने से हिचकिचा रहे हैं, तो कैसे ये टीम आगे बढ़ेगी? 2 मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इंजमामुल हक साहब फरमा रहे हैं कि हसन अली को टीम में शामिल किया गया है नई गेंद के बॉलर की हैसियत से। ये मुझे बता दीजिए असल में नई गेंद से कहां बॉल डालते हैं? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में वो बेहतरीन बॉलर है। भाईजान 15 बॉलर में इनका नाम नहीं है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। फिर उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को हम इज्जत देंगे। सरफराज अहमद 3 इनिंग में 250 100 किया है, वो बाहर बैठे हुए हैं। इमाद वसीम की कैरिबियन लीग में परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनको आपने मुंतखब नहीं किया। ये सिर्फ दोस्ती यारी पर टीम मुंतखब हुई है, ताल्लुकात पर टीम सेलेक्ट हुई है, और बस इस टीम के लिए हम दुआ कर सकते हैं। तो सिकू भाई, आपको क्या लग रहा है? वसीम जूनियर को 15 में डाल दिया गया, जमान खान को रिजर्व में रख दिया गया, एक तो ये, और जो याहिया भी बात कर रहे हैं, नसीम शाह की कमी पूरी कर सकेंगे हसन अली अगर तजर्बे की बुनियाद पर उनको रखा गया? देखो, तजर्बे की बुनियाद पर रखा गया, वो बिल्कुल सही कह रहा है याया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, पिछले कई साल से वो खेले नहीं। मगर चले, मैं ये एक एडवांटेज उसको देता हूँ कि जी वो सीनियर खिलाड़ी है, पहले से खेल के आया है, जो कि इंजी ने बोला वो ठीक है, ये मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। मगर मुझे ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान की जो सीरीज हो रही थी, मैं चीख के रह गया कि भाई आप इब्रार को खिलाकर देख लो, आप जमान खान को खिला के देखो। वो 4 लड़के यानी कि इमाम, फकर, बाबर और रिजवान अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। भाई अगर आप अभी इंडिया की सूरत हाल देख लें, रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट ले रहे हैं, विराट कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो भी सीरीज होने वाली है उसके खिलाफ वो रेस्ट ले रहे हैं, आपका पांड्या रेस्ट ले रहा है, वो जो उनका यादेव है वो रेस्ट ले रहा है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाइनामैन गेंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही है, ये 4 लड़के रेस्ट ले रहे हैं इंडिया के। हमारे वालों ने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट लेने की कोशिश ही नहीं की। इतनी दफा कहा कि भाई बाबर साहब आप बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े प्लेयर हो दुनिया के। नहीं, मजाल है कि वो अपनी जगह छोड़े। वहां रोहित शर्मा ने छोड़ दी,
कोहली ने छोड़ दी। भाई आप जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने कुछ नहीं किया, कोई लड़का ट्राई नहीं किया, आपने कोशिश भी नहीं की, तो फिर आप यही खिलाएं, इन्हीं को खिलाएं। जब ये फेल हो जाए तो जिस तरह सिकू भाई बात करें, यकीनन ये बड़ी डिफेंसिव अप्रोच है जो कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी अपनाई गई है। शादाब खान की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी उनको नायब कप्तान के तौर पर लेके जा रहे हैं और कहा है मैनेजमेंट की जानिब से कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो शादाब को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इतना रिस्क क्यों लेने की जरूरत है? और शादाब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। मुबश्शिर हाशमी साहब, रिस्क तो आप वहां पर लेते हैं जहां पर आपके पल्लू में कुछ होता है। यहाँ पर तो पल्लू में कुछ है ही नहीं, सिवाय ताल्लुकात के, सिवाय दोस्ती यारी के और सिवाय एक दूसरे को नवाजने के। बात दरअसल ये है कि आपकी टीम के जो सिप्पे सलार के नाइब हैं, उनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। वो किस बुनियाद पर इस टीम का पार्ट है? शादाब खान, उनसे अगर एशिया कप में वहां पर बॉल नहीं हुआ, जहां पर भारत के स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां पर श्रीलंकन स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां नेपाल के बॉलर आउट कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश के बॉलर आउट कर रहे हैं, वहां पर वो बॉल जमीन पे गिरा नहीं पा रहे थे, फुल टॉस गेंदें कर रहे थे। तो या तो इनके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए कि शादाब खान कौन सा जादू का चिराग रगड़ेंगे कि वहां पर वो परफॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद चले ठीक है, एक्स फैक्टर है, फखर जमान में मानता हूं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो समझ से बाहर है। और आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, इस 15 रुकनी टीम में एक खिलाड़ी नहीं है जिसको भारत में वनडे क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो, जिसको भारत में T20 क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो। भारत का एक अलग अपना प्रेशर है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका का मौसम, बहुत ज्यादा सफर, एशिया कप में हम फटीक हो गए थे। 15 दिन में आप फटीक हो गए, तो आप मुझे ये बताइए कि 45 दिन के टूर्नामेंट में आपके पास क्या गेम प्लान है? इंज़मामुल हक साहब कह रहे हैं कि मैं तो अभी आया था। तो जिस तरह आप सिकंदर बख्श साहब फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज में हसन अली को आप ट्राई कर लेते, वेयर इज फहीम अशरफ? आपने एक मैच में उनको टीम में डाला और अब फहीम अशरफ जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आपने बाहर रख दिया है। क्या इंज़मामुल हक ने ये पूछा कि अगर फहीम अशरफ के बाद उसामा मीर, जिनको आपने स्पिनर की हैसियत से टीम में रखा है, शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या आप उनको मौका देंगे? नहीं, इसीलिए कि इंज़मामुल हक को टीम में रखना है। इंज़मामुल हक साहब के जो फर्जंद हैं वो अब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए। वो 70वें नंबर पर मौजूद थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। तो सिकू भाई, जो याहिया एक तो जो बात करें, और साथ ही ओपनिंग का बड़ा मसला है, ओपनिंग पेयर नहीं चल पा रहा पिछले काफी अरसे से। फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत नाकिस है, ना वो एशिया कप में चल पाए, ना पहले उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही है। तो क्या वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर लेंगे? या देखिए, अभी मजबूरी हो गए। अब आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आप उसको जरूर ट्राई करें। मैं वही बात फिर कहूंगा कि भाई इंजमाम साहब कहते हैं कि मैं तो अभी आया हूं, मगर वो क्रिकेटर तो हैं। 25 लाख 20 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने डिमांड की हुई है कि भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप बोले क्रिकेट बोर्ड को कि ये लड़के गलत कर रहे हैं। जब ये मैचेस हो रहे थे एशिया कप के, तो आप उस वक्त फखर को ड्रॉप करके किसी हल्के मैच में अब्दुल्ला शफीक को खिलाते, आप अफगानिस्तान को खिलाते, तो आपको पता तो चल जाता कि कोई एक ओपनर और भी बैठा हुआ है नीचे। आपने खिलाया नहीं, ना सऊद शकील को खिलाया, कह के थक गए कि भाई वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, आप उसको खिला के देख लो। नहीं खिलाया। अब क्या करेंगे आप? अब आप क्या करेंगे? यही करेंगे क्या आप? न्यूजीलैंड का जो एक मैच मिलने वाला है हमें, वार्म अप मैच, क्या आप उसमें नए लड़के इनको ट्राई करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे आप। अब फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। देखिए, ये वर्ल्ड कप इन लोगों के लिए फाइनल है। अगर ये इस दफा ये फिर फेल हो जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ क्लासरूम में तो ये नंबर 1 है, बोर्ड के एग्जाम में ये फेल हो जाते हैं। ये 4 दफा तो मैट्रिक, मतलब ये कि 2 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप में फेल हो चुका है ये बाबर। 2 PSL के वो ट्रॉफियां ये हार चुका है, अंडर 19 के हार चुका है एज अ कैप्टन। ये इसका बस आखिरी मौका है। अगर इसने ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, इसके लड़कों ने इसका साथ नहीं दिया, तो इसके बाद इनकी छुट्टी होनी चाहिए। कई लड़कों की छुट्टी होनी चाहिए, नए बच्चे आने चाहिए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे और वहां परफॉर्मेंस ठीक है। याहिया, एक और बात, जो फाइनल 15 है, एक तो 18 जिसमें 3 रिजर्व खिलाड़ी हैं, फाइनल 15 में रिजवान के अलावा कोई विकेट कीपर साथ नहीं है। तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है कि अगर खुदा न खास्ता रिजवान की इंजरी हो जाती है या रिजवान को रेस्ट की जरूरत होती है, फिर क्या होगा? नहीं, आपका ये सवाल बनता नहीं है मुबश्शिर हाशमी साहब। आप बड़ा क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते, नीदरलैंड के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते। तो ये तो वर्ल्ड कप है। कैसे आपने इमेजिन कर लिया कि रिजवान वर्ल्ड कप का मैच छोड़ देंगे? वो तो अस्पताल से जाकर भी मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। और जहां तक बात है वर्ल्ड कप में उनके इजाफी विकेट कीपर की हैसियत से, आपने मोहम्मद हारिस को उनकी जगह रखा है।
उनसे तो ना फील्डिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है, तो आप ना ही समझे उनको, लेकिन आप उनको ट्रेवल रिजर्व में लेकर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मोहम्मद रिजवान खेलने के काबिल नहीं रहते तो एक मैच से दूसरे मैच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप है। ये जो ट्रेवल रिजर्व है वो टीम के साथ सफर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैच वाले दिन ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी होती है तो आप इन ट्रेवल रिजर्व में से किसी को टेक्निकल कमेटी को बोलकर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि यही टीम जा रही है भारत, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भारत में जीत कर वापस पाकिस्तान आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।